हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पीटी 365 का एनवायरनमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट, मीथेन का इमिशन, ओशन एसिडिफिकेशन और आर्कटिक सी, सीओपी का जो 27 सेशन हुआ था, इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एलटी लेड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हमें यहाँ से डिस्कस करना है 50 ईयर ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे ये एक वीडियो में हम डिस्कस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो। इसके अलावा कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी करनी है तो भी आप इस पर मैसेज कर सकते हो। बीपीएससी के कोर्स पे कल तक ऑफ है 69th बीपीएससी के लिए, ठीक है। इसके अलावा घटना चक्र, क्राउन, ये सब कोर्स है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उसके पूरे गए हैं 50 साल। 1972 में हुआ क्या, एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, क्योंकि पहली बार इन्वायरमेंट को लोग ग्लोबल इशू समझ रहे थे। इससे पहले इन्वायरमेंट लोगों को लगता था नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वायरमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब ग्लोबल इशू समझा जाना शुरू हो गया था। 1972 में वो मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसके बाद तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते ही गए। तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि स्वीडन में है, तो 50 साल बाद जो मीटिंग हुआ ना, ये भी स्वीडन में ही हुआ। तो थीम क्या था इस बार का, ये इंपॉर्टेंट है, ए हेल्दी प्लानट फॉर द प्रोस्पैरिटी ऑफ ऑल, कि भाई हेल्दी प्लानट रहेगा तभी तो प्रोस्पैर होगा, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है ना। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। इसमें जो एजेंडा क्या है कि सभी देश अपने अपने एक्सपीरियंस और इनिशिएटिव शेयर कर सकते हैं ताकि प्लैनेट को और इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जा सके, और सस्टेनेबल रिकवरी कैसे हो कोविड-19 पैंडेमिक से, ये इस पे बात डिस्कस किया जाने लगा। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, ये पहला मेजर कॉन्फ्रेंस था इन्वायरमेंटल इशू से, हम सबको पता है। 1972 में हुआ, और किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा था, थीम था ओनली वन अर्थ, तो सस्टेनेबल, सेफगार्ड, नेचुरल एनवायरनमेंट पे बात किया जा रहा था। और 122 कंट्री अडॉप्ट किया एट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को, और 26 प्रिंसिपल थे और एक्शन प्लान थे, ये सब ध्यान नहीं रहे। उससे पहले थोड़ा हम यहाँ समझ लेते कि स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में, इससे पहले इवॉल्व कैसे हुआ, क्यों एकाएक थोड़ी लोग बैठ गए। सबसे पहले यूएस साइंस एडवाइजरी कमेटी ने हाईलाइट किया कि एटमॉस्फेयर को वार्म करने में, मतलब एटमॉस्फेयर को गर्म करने में, ह्यूमन एमिटर मतलब इंसान जो एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। 1967 में बोला कि ए डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द करेंट लेवल वुड रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम अभी यूज कर रहे हैं ना, उसका डबल कर दे तो सीधा सीधा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर। पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साइंटिफिक एविडेंस के साथ क्लाइमेट चेंज पे बात हुई, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर नहीं, साइंटिफिक एविडेंस के। तो उसके बाद स्वीडन ने प्रपोज किया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1968 में। इसके बाद ही 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ। याद रखना, जितने भी देश उस समय आए थे ना, उसमें एकमात्र हेड ऑफ गवर्नमेंट आई थी, सबके कोई और मिनिस्टर आए थे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर आए थे। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था ना, तो उस समय इंडिया के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पहुंची थी। तो समझो उस समय से ही इंडिया कितना ज़्यादा सजग था इन्वायरमेंट को लेके। उसके 3 डायमेंशन थे कॉन्फ्रेंस के। पहला कि कोई एक दूसरे के इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि अमीर देश क्या करेगा, अपना जो वेस्ट है वो गरीब देश के कोस्ट पे आके डिस्पोज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन प्लान हो कि इन्वायरमेंट, अर्थ के इन्वायरमेंट पे जो थ्रेट है, क्या प्रॉब्लम है, उसको स्टडी करना। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का बनाना। तो ये सब कब हुआ, 1972 में। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी उसी सेशन में बना था। उसके अलावा कुछ और आउटकम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के। आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो थीम है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनीशन, ये 20 साल बाद 1992 में एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, 1992 में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। और यहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनीशन हुआ। उसके अलावा कुछ की प्रिंसिपल है, जिसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, भाई ध्यान रखो पहले से, यही बात है। और वियना कन्वेंशन जो कि हुआ था ना 1985 में, जो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करते हैं, जिसमें बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। फर्स्ट मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है, जो कि प्रीकॉशनरी कि भाई आपको ये रोक दो, ये रोक दो, पहले से ध्यान रखो। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब भाई जो पॉल्यूशन फैलाने के लिए कुछ कर रहा है ना, पॉल्यूशन फैलाने के लिए, तो उस पॉल्यूशन को मिटाने के लिए उसी को खर्चा करना पड़ेगा, वही कॉस्ट उठाएगा। अब मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर, कई सारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, समझ लेते हैं। वेटलैंड के लिए 1971 में है। उसके बाद कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के लिए 1972 में। साइट्स आपको पता है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। 1973-78 में मारपोल, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम सीप। उसके बाद है LRTAP, लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, इस पे रिलेटेड कन्वेंशन है। वियना तो आपको पता ही है किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। उसके अलावा ये याद रखना, सिंपल पूछेगा ना, वेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर ही साइन हुए हैं। तो वेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है कि मान लो कोई हजार्डस वेस्ट है, इसको गरीब अमीर देश क्या करता है, गरीब देश के आगे आके डंप कर देता है, ये नहीं, पास आके डंप कर देता है, ये नहीं, कि कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, कि भाई एक देश से दूसरे जगह मूवमेंट आप नहीं करो हजार्डस वेस्ट को। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन 1992, रियो अर्थ समिट में ना 3 चीज आया, एक तो UNFCCC, उसके अलावा कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक UNCCD, ठीक है ना, डेजर्टिफिकेशन वाला। तो ये सब क्या 1992 में है, कन्वे डेजर्टिफिकेशन। अब एक और चीज, रोटेंडम कन्वेंशन किससे है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो, देखो यहाँ पे हजार्डस केमिकल आप एक जगह से दूसरे जगह आके छोड़ देते हो, इसका क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए, भाई बेचना नहीं चाहिए खराब सामान। उसके अलावा आरहस कन्वेंशन किससे है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरनमेंट मैटर, कि लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये किससे रिलेटेड है, आरहस कन्वेंशन से। स्टॉकहोम तो हमें पता है पॉप्स से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन और पॉप्स है। उसके बाद मरकरी के लिए क्या है, मीना माता कन्वेंशन, मीना माता कन्वेंशन, ये सब ध्यान रखिएगा। अब जो स्टॉकहोम 50+ रिकमेंडेशन ऑन फॉर एक्सेप्टेबल एजेंडा, याद रखिए, ये मतलब क्या करता है, सॉरी ये 50+ रिकमेंडेशन, स्टॉकहोम +50 रिकमेंडेशन है, स्टॉकहोम जो +50 बार जो हुआ ना, उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जैसे सिस्टम वाइज चेंजेस करना होगा इस इकोनॉमिक सिस्टम में, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना होगा, उसके अलावा और भी बहुत कुछ, ये सब उतना ध्यान, क्योंकि ये सब जनरल चीज़ें हैं, आपको फोकस किस पे करना है, फैक्ट, जहाँ पे आपको गलत करवाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था फॉर्मेशन में, ये 1989 में, ठीक है ना, 1987 में। सबसे पहले समझो वियना कन्वेंशन कब आया था, वियना कन्वेंशन आया था 1985 में, तो अभी इसके पूरे हुए हैं कितने साल, 35 साल, ठीक है। और एक और चीज, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। और उसके अलावा क्या है, ग्लोबल कॉपरेशन फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। सबसे पहले ये क्या है, सिंपल समझो ना भाई, ओजोन लेयर आपको पता है, ओजोन कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, पहले बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं, ओजोन कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज को रोकता है, यूवी रेज को नहीं आने देता है।
अब क्वेश्चन होता है फिर दिक्कत क्या है ओजोन लेयर को। बहुत सारे ऐसे केमिकल जो हम यूज कर रहे थे, चाहे रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, फायर एक्सटिंग्विशर में, फोम्स, इन सब यूज कर रहे थे, इनसे ऐसे गैस निकल रहे थे जो जिनके पास ओजोन डिप्लेक्टिंग पोटेंशियल थी, कि ओजोन को लेयर को हटा रहे थे। कौन कौन से गैस होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, ये सब क्या करते हैं? ओजोन लेयर को पिघलाते हैं, यानी ओजोन लेयर को पतला करते हैं। कैसे करते हैं? सिंपल समझो ना, कि ओजोन का O3 है ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे इसमें से कोई भी। इसमें क्या, मान लो क्लोरीन रिएक्ट करें, तो इसमें क्या कर देगा, ओ में कन्वर्ट कर देगा और O को अलग कर देगा, O किसी और के साथ अटैच होगा। तो ये आपको नहीं लगता O3 पहले था, ये अब पतला होता जाएगा, टूट 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 के पतला होता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मेन इसको रोकना है, इस चीज को रोकना है। तो हमने इस पे बहुत अच्छा काम किया, और अभी आपको पता है, अभी न्यूज मिल रही है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और ओजोन का लेयर का रिकवर हो रहा है। तो एक चीज और याद रखिए, एक फैक्ट है कि जितने दुनिया में ओजोन है अर्थ पे, उसका मेजॉरिटी पोर्शन 90% कहाँ है? ओजोन लेयर में है। यानी हम ट्रोपोस्फेयर सब में उतना ज़्यादा ओजोन नहीं है। ठीक है, ओजोन ट्रोपोस्फेयर पे रहेगा तो और ज़्यादा खतरनाक करेगा। ओजोन लेयर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ही है तो ही ठीक है। तो इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्ट कब बना है? 1992 में। और इंडिया ने सक्सेसफुली फेज आउट कर दिया जो भी सारे ये थे, ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस को रोक दिया। और उसके अलावा इंडिया ने अप्रूव भी किया है किगाली एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन। अब क्वेश्चन होता है किगाली अमेंडमेंट क्या था? देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत कुछ को हटा दिया गया था, लेकिन इसको नहीं हटाया गया था। देखो, किगाली एग्रीमेंट, किगाली में अमेंडमेंट उसको बोलते हैं, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया। क्यों किया गया? सिंपल समझो ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया था, सीएफसी को तो हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके जगह पे एचएफसी को यूज करने लगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला था कि अब सीएफसी को हटा दो, बट एचएफसी को नहीं हटा सकते, उसको रिप्लेस कर दिए। बट हुआ क्या बाद में, एचएफसी ओजोन को तो कुछ दिक्कत नहीं दे रहा था, तो हम लोग खुश हो गए। बट ये हाईली 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 ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो इसको भी हटाना जरूरी था ना। तो इसको भले ही ओजोन को दिक्कत नहीं दे रहा था, बट ये दिक्कत दिया ना, ग्रीन हाउस गैस था, तो हमें प्रॉब्लम था। तो किगाली अमेंडमेंट में हमने इसको भी हटा दिया। अब ये रेटिफाई किया गया है ऑल 190 यूएन मेंबर के साथ, इंडिया तो है ही। उसके अलावा किगाली एग्रीमेंट 2019 में, और इसका प्लान क्या है कि 80% रिडक्शन करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को का कंजम्पशन बाय 2047। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हो इसके क्या बन। और ये भी एक इंडिया का क्या है, इंडिया है कि बाई 2028 तक इंडिया एचएफसी को 15% हटा देगा। मतलब 2028 से इंडिया फेज डाउन करना शुरू करेगा, और 2047 तक इंडिया 2024-26 का जो लेवल होगा ना, अगर यहाँ पे हम 100 यूज कर रहे हैं तो उसका 15% डिक्रीज कर देगा, 85 2047 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ही है कुछ और। एक है इम्पैक्ट, ये हो गया। ठीक है, ये एक और चीज़ याद रखें, ओजोन लेयर डिप्लेशन से ना हमको स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट वीकेंस हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीकेंस हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, टेरिस्ट्रियल जो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है, टेरिस्ट्रियल या एक्वेटिक दोनों, वो हैम्पर हो सकता है। देखो, एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है ओजोन डिप्लेक्टिंग गैस इंडेक्स, ओजोन डिप्लेक्टिंग गैस इंडेक्स है। तो ये निकालता कौन है? यूएस का नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी रिपोर्टिंग निकालती है। अभी क्या बताता है, ये क्या ट्रैक्स करता है? एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लेक्टिंग क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग लिव्ड होते हैं, एक बारी आ गए तो रहते ही है। ओजोन कंसंट्रेशन को किस में नापते हैं? डॉब्सन यूनिट में, याद रखिए, डॉब्सन यूनिट में। ठीक है,
ऐसा बताया जा रहा है, इन्होंने रिपोर्ट निकाला कि जो इसका है ना ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस का, ये फिर से 1980 वाले फेज में आ गया है, मतलब कि भाई सही काम कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये प्रोटोकॉल ने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट टॉपिक है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसको ध्यान रखें, ये सेकंड है, सेकंड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस है। को होस्ट किसने किया? केनिया ने किया और पुर्तगाल ने किया। कहाँ पे हुआ? लिस्बन ने, और उसके बाद लिस्बन डिक्लेरेशन साइन हुआ, ठीक है। और टाइटल क्या था इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन का? आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। तो अब क्वेश्चन होता है दूसरा तो ये पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 2017 में न्यूयॉर्क में, और फिजी और स्वीडन ने को होस्ट किया था। इंडिया याद रखना। सेकेंड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, इंडिया पार्टिसिपेंट है, और इंडिया बोला है कि वो कोस्टल की क्लीन सी कैंपेन करेंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे। आपको पता है 1 जुलाई 2022 से हमारे यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है, ठीक है ना। बहुत सारे देश, लगभग 150 कंट्री इस एक्शन के बारे में बोले कि हाँ करेंगे, और मेन है इम्प्लीमेंट करना है SDG 14 जो कि लाइफ बिलो वाटर है, ठीक है। और दिस इज द लाइन विद द यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मेन याद रखना, ये वाला कि SDG 14 के बारे में है। मतलब देखो, यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो जो बातें की गई है उसका इन लाइन है कि हाँ, क्योंकि ये पूरा करेगा ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। और उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट में जो बात किया गया है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में जो बात किया गया, उस पर भी ये खरा उतरेगा, मतलब उसी के हिसाब से लेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एनवायरनमेंट को साफ करना है ना। State made voluntary commitment to conserve or protect at least 30% of global ocean by 2030। नॉर्मल बात है कि सभी प्रोटेक्ट करेंगे, सभी कमिटमेंट करेंगे, वॉलंट्री, कोई मैंडेटरी नहीं है, वॉलंट्री। उसके अलावा यूनेस्को ने लॉन्च किया है अपना स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। ध्यान देना, पहली बार स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, ये पायलट एडिशन है ड्यूरिंग दिस इवेंट। उसका की कमिटमेंट क्या है कि ध्यान रखना, प्रोटेक्टिंग और एक्सीडिंग 30% ऑफ नेशनल मैरीटाइम जोन बाई 2030। ये तो हमने बात किया कि मतलब नेशनल मैरीटाइम जोन को प्रोटेक्ट करना है 30%। रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये नॉर्मल बात है। कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 तक कवर करना है। एलोकेटिंग फंड टू रिसर्च ऑन ओशन एसिडिफिकेशन, इस पर पैसा जाना है। क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोजेक्ट एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड सर्वेलेंस, ये सब कुछ करना है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ये आगे। थैंक यू।